हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये रहेगा लेक्चर का थर्ड पार्ट। और इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल के जो भी कंपाउंड होंगे उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कंपाउंड रहता है, जब भी हम किसी एल्कली मेटल को बर्न करते हैं या उसका कंबक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, उसके ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर क्या रहेगा, ऑक्साइड किस टाइप से हाइड्रोलाइज होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है, वही हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आपके पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, फर्स्ट आपके पास रहता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। होता है क्या जनरली कि ऑन कंबक्शन इन एक्सेस ऑफ एयर, पता है कि जब भी आप कंबक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो मीन्स आप उस एलिमेंट को या उस मेटल को एयर के साथ बर्न कर रहे हो और एयर में ऑक्सीजन होती है, उससे वो रिएक्ट करेगा। लिथियम फॉर्म लिथियम ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड एंड पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मींस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपका मोर रहेगा कंपेयर टू मेटल एटम। As the size of metal ion increases, stability of the peroxide or superoxide increases due to stabilization of large anion by large cation। देखो आपके पास कैटायन भी लार्ज है और एनायन भी लार्ज है, तो लार्ज कैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए लार्ज एनायन आपके पास प्रेजेंट है तो वो मोर स्टेबल रहेगा कंपेयर टू अगर आपके पास कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है तो उनके बीच में इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके पास, यानी कि MO2 टाइप का कोई कंपाउंड है, लाइक MO2 टाइप का कोई कंपाउंड है, नीचे देख रहा है वो सुपर ऑक्साइड है, तो वो एनायन को ज्यादा इजीली एकोमोडेट कर पाएगा, स्टेबलाइज कर पाएगा। ओके, लार्ज कैटायन थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट, ये था ये इसी पूरे सेंटेंस का वर्ड है। लार्ज कैटायन थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट के थ्रू वो उसे ज्यादा स्टेबलाइज कर पाता है। These oxide are easily hydrolyzed by water to form hydroxide। के मीन्स इन ऑक्साइड को वाटर के साथ जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे ये खुद आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वाटर से रिएक्ट करके आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक है हाइड्रोलाइज होना और एक है आयोनाइज होना। आयोनाइज होने में वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो रहा है और उन आयंस को वाटर मॉलिक्यूल जो है चारों ओर से एक्यूमुलेट कर रहे हैं, चारों ओर से कैच करके रख रहे हैं। बट हाइड्रोलिसिस के अंदर जो भी आपका कंपाउंड है वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यही है आपका हाइड्रोलाइज हो रहा है कि देयर ऑक्साइड हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल M2O प्लस H2O, इन दोनों के रिएक्शन होने से अब आयन बनेंगे लाइक 2 मेटल प्लस एंड 2 OH नेगेटिव आपके पास मिल रहा है। इसी टाइप से सेकंड है पेरोक्साइड M2O2 प्लस 2H2O, आपके पास मिलेंगे 2 मेटल प्लस एंड प्लस 2 OH नेगेटिव एंड प्लस H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूजफुल है। थर्ड आपके पास है 2 मेटल ऑक्साइड प्लस 2 H2O, ये रहेंगे पोटेशियम सीजियम और रुबिडियम के ऑक्साइड। तो ये आपको बनाएंगे 2 मेटल प्लस 2 OH नेगेटिव H2O2 प्लस O2। तो हमारे पास क्या निकला कि प्योर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड आर कलरलेस व्हाइल सुपर ऑक्साइड आर येलो और ऑरेंज इन दी कलर। सेकंड पॉइंट इसमें निकलता है कि सुपर ऑक्साइड आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड में इनका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग ऑफ द बेस, इनके जो मेटल हाइड्रोक्साइड है फॉर एग्जांपल ये दोनों आयनिक है, आपस में कंबाइंड होकर क्या बनेंगे MOH, ये भी आयनिक है, आपस में कंबाइंड होकर MOH। तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड आपके पास बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, लाइक NaOH आपका जो रहता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहता है। इसी टाइप से सीजियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहता है आपके पास। ओके, फिर इन बेस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आयंस के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। इसको अगर मैं H2 में डिसॉल्व किया तो ये बनाएगा Na प्लस और नीचे लिखूंगा एक्वियस, मींस इस प्लस चार्ज के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और प्लस सेकंड OH नेगेटिव और इसके चारों ओर भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये हो गया इसका आयोनाइजेशन। They dissolve in water to produce large amount of heat due to intense hydration। ये हाइड्रेशन कैसे हो रहा है, इस सोडियम के चारों ओर जब वाटर मॉलिक्यूल आकर के ऐड होते हैं तो इनके अंदर कोलिजन होता है और उस कोलिजन के कारण एनर्जी आपकी बाहर निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए
जब भी हम वाटर के अंदर बेस मिक्स करते हैं तो जो कंटेनर है वो आपका हीट करता है, सॉल्यूशन आपका गर्म हो जाता है। तो उस समय हमें याद रखना है कि हम हमारे जो हाथ है उस कंटेनर को टच ना करें, हमारा हैंड कंटेनर को टच ना करे, हमने एप्रोप्रिएट ग्लव्स वियर कर रखे हो। नेक्स्ट आपके पास जो कंपाउंड रहता है वो रहता है आपके पास हैलाइड्स। हैलाइड जो भी रहेंगे वो भी आपके क्या रहेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास रहते हैं। और जनरली मेटल हैलाइड स्ट्रॉन्ग, मेटल हैलाइड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू आयनिक बॉन्ड, एक्सेप्ट लिथियम को छोड़ दो तो बाकी के मेटल हैलाइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिथियम क्लोराइड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। तो हैलाइड दे आर हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मींस जब ये फॉर्म होते हैं तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ओके रिलीज होती है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव रहता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉलो एज ऑर्डर, फ्लोराइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन आयोडाइड ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोराइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके जो भी कंपाउंड है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में होते हैं। बट जो द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड, जैसे कि मैंने बोला लिथियम फ्लोराइड और लिथियम हैलाइड जो भी कंपाउंड है वो कोवलेंट नेचर में होते हैं। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, व्हाइल लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू स्मॉल हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ 2 आयंस। तो ये दो एक्सेप्शनल केस क्वेश्चन ने डिस्क्राइब किया है कि भाई लिथियम फ्लोराइड की लो सॉल्युबिलिटी की होती है ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी एंड सीजियम आयोडाइड की लेस की होती है, लो की होती है ड्यू टू स्मॉल हाइड्रेशन एनर्जी। एक में हाई लैटिस और एक में स्मॉल हाइड्रेशन एनर्जी। थर्ड आपके पास जो रहते हैं कंपाउंड वो रहते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो जनरली अगर मैं लाइक मेटल की रिएक्शन किससे कराऊं, ऑक्सो एसिड से। अब ऑक्सो एसिड किसे कहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्साइड एंड के ऊपर अटैच रहेगा, लाइक कार्बन डबल बॉन्ड O, ये बन गया एक ऑक्सो ग्रुप। सेकंड आपका ऑक्सीजन दिस वन, थर्ड आपका ऑक्सीजन दिस वन, इसके साथ एक H अटैच्ड है, इसके साथ दूसरा H अटैच्ड है। मींस जो आपके प्रोटॉन्स है वो हाइड्रोक्साइड एंड के ऊपर अटैच्ड है, हाइड्रोक्साइड वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, इसलिए हम इसे, और इसके अंदर एक ऑक्सो ग्रुप है। ऑक्सो ग्रुप कौन सा, कार्बन डबल बॉन्ड O। तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं ऑक्सो एसिड। और जब भी ऑक्सो एसिड की मेटल से रिएक्शन होती है तो आपके पास मेटल कार्बोनेट बनता है, लाइक M2CO3 प्लस H2 आपका रिलीज होगा, H2 आपका रिलीज होगा, MCO3 प्लस H2 रिलीज होगा। तो देख लेते हैं, ऑक्सो एसिड आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड। एसिडिक प्रोटॉन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड है और एक ऑक्सो ग्रुप इसके अंदर अटैच्ड है। कौन कौन सा एग्जांपल है, लाइक कार्बनिक एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों ऑक्सो एसिड के एग्जांपल्स है। एल्कली मेटल क्या करते हैं, एल्कली मेटल फॉर्म सॉल्ट विद ऑल द ऑक्सो एसिड as electropositive character increases down the group, stability of the carbonate and hydrogen carbonate also increases. But in case of lithium chloride, these are less stable because they decompose to lithium oxide and carbon dioxide gas. तो लिथियम का एक्सेप्शनल आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, इसे आपको पढ़ना है। तो यही जो लिथियम के जो एक्सेप्शनल केस आते हैं, जब एबनॉर्मल बिहेवियर आता है कहीं कहीं पे, वो कौन से पॉइंट से डिस्क्राइब होंगे, कैसे समझे कि ये लिथियम इतना एबनॉर्मल बिहेवियर शो क्यों करता है ग्रुप में। तो उसका रीजन है कि इसकी साइज जो है वो ऑल ओवर द ग्रुप बहुत ही छोटी है, दूसरा इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है। अब ये तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहता है वो रहता है एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। एनामोलस यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो ग्रुप से अलग शो करता है, एनामोलस प्रॉपर्टी। द एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू 2 फैक्टर। फर्स्ट, इट्स एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। सारे पूरे ग्रुप के अंदर अप टू डाउन इसकी जो साइज है वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, स्मॉल साइज रहता है ये, स्मॉल साइज। सेकंड, हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर का मीनिंग रहता है अगर लिथियम प्लस चार्ज है और किसी दूसरे एनाइन वाले एटम के पास ये जाता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या करेगा, सारे नेगेटिव चार्ज को एक साइड लाके खड़ा कर देगा, इसको पोलराइज करेगा। यानी कि जो चार्ज है उसको ऑल ओवर द मॉलिक्यूल की तुलना, ऑल ओवर द एटम में जो स्पीड होता है उसको वन साइड में लाके खड़ा कर देता है। अट्रैक्शन शो करता है, क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है
अट्रैक्शन शो करता है, जिससे सारे के सारे चार्ज पार्टिकल एक साइड आ जाएंगे, इसे कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो और लिथियम की इस पावर को कहते हैं पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ लिथियम। ओके, तो दिस गिव राइज टू कोवैलेंट कैरेक्टर इन लिथियम कंपाउंड, और इसीलिए लिथियम जो है वो आयनिक कंपाउंड ना बना के कोवैलेंट कंपाउंड परफॉर्म करते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स जो आपके पास रहने वाले हैं, उससे हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि क्या डिफरेंशिएट हमारे पास रहता है। तो पहला डिफरेंशिएट, लिथियम इज मच हार्डर, its melting and boiling point are higher than other alkali metal. Why? Due to small size and high polarization ability. Second, it is the least reactive and is the strongest reducing agent. Reactive least है, बट reducing agent इसका strong है, easily ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरों को, तो most reducing agent के अंदर ये काउंट होते हैं among all the alkali metal. थर्ड, जो आपका लिथियम क्लोराइड है वो डेलिक्यूसेंट क्रिस्टल से डेलिक्यूसेंट है, और ये क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर हाइड्रेटेड में रहता है, मींस LiCl.2H2O के रूप में ये प्रेजेंट रहता है। लिथियम क्लोराइड इज डेलिक्यूसेंट एंड क्रिस्टलाइजेज एज ए हाइड्रेट, दिस टाइप में ये एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ आपका है कि जो लिथियम बाइकार्बोनेट है वो ऑप्टेन नहीं होता। ओके, lithium bicarbonate is not obtained in solid state while other element form solid hydrogen carbonate. फिफ्थ आपके पास unlike other alkali metals, lithium does not form ethanide. Ethanide means like इथाइन आपके पास रहता है H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। अगर किसी मेटल की आप इससे रिएक्शन कराओगे तो आपके पास मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम से करवाई। ओके, इसको लिखो C2H2, तो आपके पास क्या बनने वाला बेटा? आपके पास बनेगा सोडियम इथाइनाइड, मींस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड सोडियम यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे सोडियम, मींस आयनिक चार्ज बनेगा, मींस टोटल मिला के 2Na प्लस C2 2 नेगेटिव और प्लस H2 आपका रिमूव होगा। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं सोडियम इथाइनाइड। ओके, तो इस टाइप के रिएक्शन लिथियम शो नहीं करता। ओके, लिथियम शो नहीं करता। तो ये लिखा है कि लिथियम अदर alkali metal lithium does not form ethanide with ethyl। फोर्थ आपके पास है कि जब भी आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपके पास मिलता है लिथियम ऑक्साइड, और ये तो हमने पहले केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लर्न किया था। ओके, एंड अदर डीकंपोज टू नाइट्राइट, और जो मेटल नाइट्रेट है उनको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है मेटल नाइट्राइट, बट लिथियम की कंडीशन में हमें क्या ऑब्टेन होगा? लिथियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट रहने वाला है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड, दीज ऑल आर द लेस सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? करस्पॉन्डिंग टू अदर एल्कली मेटल। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट नेचर ऑफ लिथियम एंड अदर आयंस, लिथियम एंड अदर एटम। लिथियम जो इनके अंदर बॉन्ड बनाता है वो बेसिकली कोवैलेंट टाइप का बनाएगा ड्यू टू हाई चार्ज, ड्यू टू low size and high charge and size ratio, due to high charge size and charge ratio आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसीलिए ये लेस सॉल्युबल है वाटर में बट मोर सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो मोर सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, लाइक कैट ईथर, लाइक ईथर and like carbon dichloromethane, okay, ethanol, methanol, etc. अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना होता है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। अगर मैं जनरली पीरियोडिक टेबल को देखूं, देखिए पीरियोडिक टेबल में दो डायगोनल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलती है। जस्ट मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको वापस से पीरियोडिक टेबल। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल क्या होता है वो तो सभी को आपको पता ही होगा, जस्ट हम वापस से देख लेते हैं, डायगोनल को डिफाइन करेंगे। देखिए, ओके, डायगोनल मींस अगर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूं और इसका मैं अगर डायगोनल अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा? एक लाइन इस टाइप, दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाऊंगा और एक लाइन इस टाइप। ओके, तो इसी टाइप से फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप को अगर हम कंसीडर करें तो लिथियम जिस पोर्शन पे उससे एक डायगोनल क्रिएट करो, डायगोनल को स्केच आउट करो। तो सपोज दिस वन, ये डायगोनल खींचा दिस,
तो लिथियम और मैग्नीशियम आपस में सेम बिहेवियर शो करेंगे। ये क्या बोल रहा है, लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल के अंदर है और ये सेम बिहेवियर आपके समथिंग शो करते हैं, समथिंग शो करते हैं। ओके, तो लिथियम और मैग्नीशियम में ये जो बिहेवियर सेम करने का रीजन है वो क्या है कि देखिए लिथियम की जो साइज है वो स्मॉल है, और जैसे सेकंड पीरियड से थर्ड में आऊंगा तो सोडियम की साइज आपकी इंक्रीज हुई, बट सोडियम से मैग्नीशियम में जाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन बढ़ने से ये साइज को रिड्यूस कर रहा है वापस। तो जितना डिक्रीमेंट अप टू डाउन फर्स्ट स्टेप में हुआ लेफ्ट टू राइट जाने में, उतना ही इंक्रीमेंट, जितना इंक्रीमेंट अप टू डाउन में हुआ उतना ही डिक्रीमेंट लेफ्ट टू राइट में हो गया। मींस साइज के अंदर लिथियम और मैग्नीशियम की साइज में कोई ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता। अप टू डाउन आए, लिथियम से सोडियम आए तो साइज बढ़ी, सोडियम से मैग्नीशियम में गए तो साइज छोटी हो गई। तो मींस लिथियम और मैग्नीशियम की जो साइज है वो लमसम या अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। तो इसी कारण से इनके जो बिहेवियर है, फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर, काफी हद तक सेम रिसेम्बलनेस ये शो करते हैं, सेम रिसेम्बलनेस या रिसेम्बल रहते हैं इनके प्रॉपर्टीज के अंदर। तो चलिए मेन पॉइंट पे चलते हैं हम लोग अपने। ओके, आ जाते हैं मेन पॉइंट। तो चलिए डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम हमें स्टडी करना है, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। तो फर्स्ट आपके पास पॉइंट क्या रहता है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इन देम। किसके कारण, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के कारण। सेकंड पॉइंट है लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड। ओके, दोनों क्या है, हार्ड इन नेचर है, देयरफॉर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। ओके, इनके मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। थर्ड पॉइंट, लिथियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस। ये इतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाओगे तो आपके बेसिसिटी बढ़ेगी, यानी कि उनके मेटल हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी इंक्रीज होगी। फोर्थ, लिथियम क्लोराइड एज वेल एज मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके अंदर कोवैलेंट नेचर होता है, आयनिक नेचर नहीं होता, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते अच्छे, are insoluble in water due to their covalent nature but soluble in organic solvent like ethanol, like methanol, like DCM, dichloromethane, like carbon tetrachloride, like chloroform, etc. Fifth, lithium chloride and magnesium chloride get hydrolyzed due to their covalent nature. Hydrolyze हो रहे means वाटर के साथ रिएक्ट करके आयंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम क्लोराइड की बात करूं और वाटर की बात करूं, इसके साथ मिक्स कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा लिथियम प्लस प्लस OH नेगेटिव एंड प्लस HCl। ओके, प्लस क्या मिलेगा आपके पास, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एसिड आपको मिलेगा। तो ये HCl जो है वो फर्दर आपको क्या मिलेगा, HCl मिलने वाला। ओके, दिस वन। फिर आपके पास है लिथियम एंड मैग्नीशियम डायरेक्टली कंबाइंड विद O2 टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। लाइक लिथियम, टू लिथियम ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, Li2O, या फिर कह सकते हैं कि 4 लिथियम प्लस 2 O2 आपके मिलेंगे 2 Li2O। ओके, लिथियम एंड मैग्नीशियम डायरेक्टली कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मेटल नाइट्राइड। आपके पास क्या रहेंगे, इसे हम कहेंगे मेटल नाइट्राइड। वर्ड अलग है, देखिए नाइट्राइड है ये, नाइट्राइड, एक रहता है नाइट्राइट, एक क्या रहता है नाइट्राइट, ये है आपका नाइट्राइड। तो इसे कहेंगे Li3n, और मैग्नीशियम के लिए होगा Mg3n2, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड। नेक्स्ट आपके पास है 8 पॉइंट, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स। ये क्या है आपके पास, नाइट्रेट्स मींस NO2 रहेगा, सॉरी यस नाइट्रेट्स है ना, NO2 रहने वाला है। नाइट्राइट बोलो इसके, नाइट्रेट्स बोलो, कि कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर अनस्टेबल एंड रेडिली डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्साइड लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3 है। आपने लिथियम से रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है लिथियम नाइट्रेट, और इसका डिकम्पोज होगा लिथियम ऑक्साइड के अंदर प्लस NO2 के अंदर।
ओके तो यही बोल रहा है कि कार्बोनेट एंड नाइट्रेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर अनस्टेबल एंड रेडिली डिकम्पोज टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। देन आफ्टर है कि आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस आयनआर है वो हायर ड्यू टू स्मॉल साइज है लिथियम की, इसलिए वाटर कंबाइंड होने के बाद बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, सो दैट हाइड्रेशन एनर्जी इसकी बढ़ जाती है। ओके और मैग्नीशियम का भी यही केस रहता है, मैग्नीशियम का भी यही। तो ये था आपका डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम एंड सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम की। लिथियम एंड मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी लमसम सेम रहती है और हाई रहती है। कार्बोनेट एंड नाइट्रेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर अनस्टेबल एंड रेडिली डिकम्पोज। Lithium and magnesium directly combined with nitrogen to form nitride. Lithium and magnesium directly combined with O2 to form their monoxide. Lithium chloride and magnesium chloride are hydrolyzed to form lithium hydroxide and magnesium hydroxide etc. तो ये सारा पॉइंट है। तो ये था आपका लेक्चर किसके ऊपर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल के ऊपर। ओके जिसमें हमने पढ़े ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, फिर हमने पढ़े थे हैलाइड्स, देन हमने पढ़ा सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, देन एनालोमस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम मेटल एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ लिथियम, देन आफ्टर डायगोनल रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम। क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड सोडियम कार्बोनेट। उसमें रहेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सोडियम एक्सेट्रा। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।